कभी कभी इंसान को ऐसे रास्तों पर चलना पड़ता है जो वह खुद खुशी से नहीं चुनता, बल्कि हालात उसे मजबूर कर देते हैं। मैं भी नाचने का काम करती थी और ये काम मैंने बिल्कुल भी अपनी खुशी से नहीं किया था। मैं पैदा ही एक नाचने वाली के घर पर हुई थी और इसलिए मुझे मजबूरन नाचने का ही काम करना पड़ा। मेरी माँ चाहती थी कि मैं पढ़ लिख जाऊं और कोई इज्जत वाला काम कर सकूं, लेकिन ये समाज हम जैसे लोगों को न तो पढ़ने लिखने देता है और न ही इज्जत से पैसे कमाने देता है। मेरी माँ ने मुझे एक सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाया तो वहाँ पर हर कोई मुझे देखकर एक ही बात कहता, अरे ये तो नाचने वाली की बेटी है, इसका यहाँ क्या काम, इसे तो किसी शादी में नाचने के लिए भेज दो। यहाँ तक कि मेरे टीचर भी मुझे नहीं छोड़ते थे और मुझे नीची नज़रों से देखते थे। मुझे हमेशा सबसे पीछे बिठाया जाता। अगर मैं कोई सवाल करती तो मुझे डांट कर चुप करा दिया जाता। मुझे किसी काम में मदद चाहिए होती तो टीचर मेरी मदद नहीं करते और दूसरे बच्चे तो मेरे पास भी नहीं आते, जैसे मुझे कोई बीमारी हो जो उन्हें लग जाएगी। जबकि मेरा मसला सिर्फ इतना था कि मेरी माँ नाच गाने का काम करती थी। हाँ, मगर स्कूल में जब भी कोई फंक्शन होता तो मुझे जरूर शामिल किया जाता। मेरा नाच हमेशा से ही अच्छा था। मैं तो अपनी माँ के पेट में थी जब वह नाच करती थी, इसलिए ये मेरे खून में ही बसा हुआ था। मैं स्कूल के हर फंक्शन में खूब नाचती थी। एक दिन स्कूल के फंक्शन में मेरी माँ आ गई। मुझे नाचते देखकर उनका सिर शर्म से झुक गया। उन्होंने मुझे वहीं से डांटकर स्टेज से नीचे उतारा और कहने लगी, इसी काम से तो तुझे बचाने के लिए स्कूल भेजा था। यहाँ आकर भी अगर तुझे यही करना है तो फिर स्कूल क्यों आती है। मैंने रोते हुए माँ से कहा, मुझे तो मास्टर जी ने नाचने को कहा था। माँ ने मास्टर जी को बुरा भला कहा तो वह उल्टा मेरी माँ पर बरस पड़े और कहने लगे, जो काम तेरी बेटी को आता है हम वही करवाएंगे ना। और फिर अब स्कूल में फंक्शन है तो कोई तो डांस करेगा ही ना। अब इज्जतदार घराने के बच्चों को तो हम नाचने को नहीं कह सकते। यह सुनकर मेरी माँ का दिल बहुत दुखी हुआ और उन्होंने मुझे स्कूल से उठा लिया। मैं अपने घर में ही रहने लगी, लेकिन मेरे अंदर नाच का शौक पैदा हो गया था, क्योंकि मुझे ये बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि इस काम के अलावा कोई और काम ये दुनिया मुझे नहीं करने देगी। मैं कहीं भी जाऊंगी मेरी पहचान इसी नाम से होगी कि मैं नाचने वाली की बेटी हूँ और नाचना ही मेरा पैसा है। मैं माँ से छुप छुप कर नाचने लगी थी। अगर माँ को पता चलता तो वह मेरी हड्डियाँ तोड़ देती। माँ न तो मुझे अपने साथ किसी महफिल में ले जाती और न ही बगैर जरूरत घर से बाहर निकलने देती। उन्होंने मुझे 7 पर्दों में छुपा कर रखा था ताकि दुनिया मुझे माँ के जरिए न पहचाने और मुझे भी यही काम ना करना पड़े। लेकिन किस्मत ने मुझे इसी काम में निपुण बनाया था। एक दिन माँ को बहुत तेज बुखार हुआ और 3 दिन के अंदर ही माँ चल बसी। पता चला कि माँ को डेंगू हुआ था और इसी वजह से उनकी जान चली गई। उस समय मेरी उम्र सिर्फ 16 साल थी। माँ की मौत पर मैंने बड़ी मुश्किल से मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया, क्योंकि कोई भी आने को तैयार नहीं था। सबका यही कहना था कि एक नाचने वाली की अर्थी कौन उठाएगा। लेकिन जब मैंने खूब रो धोकर हंगामा किया कि मेरी माँ हिंदू औरत थी और उनकी अर्थी उठाना मोहल्ले वाले की जिम्मेदारी है, तब कुछ शरीफ लोग आगे आए और माँ की अर्थी उठाई गई। माँ की चिता को आग लग चुकी थी और अब ना तो मेरे पास खाने के लिए पैसे बचे थे और न ही घर का किराया देने के लिए। हमने सारी जिंदगी बहुत पैसा कमाया था, लेकिन कभी अपना घर नहीं खरीदा,
क्योंकि हमारे घर हमेशा बदलते रहते थे। मोहल्ले वाले हमें किसी एक जगह रहने कहाँ देते थे। जिसे भी माँ के काम का पता चलता वह हमें पत्थर मारकर मोहल्ले से निकाल देता। इसलिए हम किराए के घर बदलते रहते थे। अब माँ चली गई तो एहसास हुआ कि अपना घर होना कितना जरूरी है। इसी बीच मकान मालिक सिर पर खड़ा हो गया। मैंने उसे कुछ वक्त मांगा और फिर इत्तेफाक से अगली रात दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने डरते डरते दरवाजा खोला तो एक आदमी खड़ा था। उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी। वह बड़ी सी गाड़ी में आया था। वह मुझे देखकर मेरी माँ के बारे में पूछने लगा। मैंने उसे बताया कि सितारा, मेरी माँ की मौत हो चुकी है। यह सुनकर उसके चेहरे पर परेशानी आ गई। वह बोला, उसने तो मुझसे वादा किया था कि वह मेरे बेटे की शादी पर नाचेगी। मैंने तो अपने दोस्त से भी कह दिया है कि सितारा आएगी, उसका नाच बहुत मशहूर है। अब मैं क्या करूँगा? मेरे पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैं दरवाज़ा बंद करने लगी तो उसने अचानक दरवाज़ा पकड़ लिया और कहने लगा, तू कौन है? तू भी तो सितारा जैसी ही लगती है। अगर तू आकर नाचेगी तो तुझे पैसे दे दूंगा। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। मैं आज तक किसी महफिल में नहीं गई थी और न ही कभी वहाँ नाच किया था। लेकिन अब मुझे पैसों की जरूरत थी और मेरे सिर पर माँ भी नहीं थी। अगर मैं अपनी माँ के नाम से काम शुरू करती तो जल्दी मेरी भी नाम बन जाता और जिंदगी आसान हो जाती। यही सोचकर मैंने हाँ कर दी और उसके साथ चल पड़ी। वहाँ उसके बेटे की शादी थी। वह कोई बड़ा जमींदार था। वहाँ बड़े बड़े लोग आए हुए थे। मैंने बेबाकी से नाचना शुरू कर दिया। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। लेकिन ये नाच मेरी नई जिंदगी की शुरुआत था। यही सोचकर मैं नाचती रही। सुबह का सूरज निकलने तक मैंने नाचा और वह आदमी मुझे नोटों से भरकर मेरे घर छोड़ गया। मैं एक ही रात में इतना पैसा कमा लाई जितना कोई शरीफ इंसान पूरे महीने मेहनत करके भी नहीं कमा सकता था। इसी वजह से मैं अपने काम में पक्की हो गई और मैंने सोच लिया कि अब यही काम करूंगी। मैं बिल्कुल अपनी माँ जैसी थी, इसलिए मुझे उनकी जगह लेने में ज़्यादा समय नहीं लगा। मैंने सारी जिंदगी अपनी माँ का नाच देखा था, इसलिए मेरे पैर भी उसी की तरह थे। मैं जिस महफिल में जाती उसकी जान बन जाती। लेकिन ये काम मुझे अच्छा नहीं लगता था क्योंकि मर्द बहाने बहाने से मेरे करीब आते। मैं नाचती तो मुझे छूने की कोशिश करते। कभी कभी वे अपने कमरे में ही मेरा नाच रखवाते। कभी कभी जबरदस्ती मेरे साथ फोटो खिंचवाने के बहाने इतने पास आ जाते कि मेरे लिए सहना भी मुश्किल हो जाता। लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाती क्योंकि मुझे इस काम में भी पैसे मिलते थे। धीरे धीरे मैं अपनी माँ की तरह होती जा रही थी। सारा दिन सोती रहती और सारी रात महफिल में रौनक लगाती। मेरे पास बहुत पैसा आ गया था लेकिन सुकून बिल्कुल नहीं था। मेरी अंतरात्मा हर वक्त बेचैन रहती थी। अब मुझे समझ आ गया कि मेरी माँ मुझे इस काम से क्यों दूर रखना चाहती थी। मैंने उन्हें भी तड़पते और बेचैन देखा था। शायद उन्होंने भी ये काम कभी खुशी से नहीं किया था। खैर, अब इस काम के सिवा मेरे पास कुछ नहीं था। बड़ी मजबूरी में ही सही, लेकिन मैं ये काम कर रही थी। फिर एक दिन कमिश्नर के बेटे की शादी थी। शादी के एक रात पहले मर्दों की खास महफिल रखी गई थी और उसमें मुझे खास तौर पर बुलाया गया था। मैं तैयार होकर इंतजार कर रही थी कि मेरे लिए कोई गाड़ी आएगी। मुझे जो भी महफिल में बुलाता था वह घर से ले जाता और वापस घर छोड़कर आता। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई, मैं जल्दी से ताला लगाकर निकली। देखा तो एक पुलिस वाला खड़ा था। उसने एक नज़र मुझ पर डाली और फिर नजरें चुरा ली। शायद मेरी
खूबसूरती से नजरें चुरा रहा था या फिर मेरे पैसे की वजह से मुझसे नफरत कर रहा था, मैं समझ नहीं पाई। मैं उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। सारा रास्ता खामोशी में गुजरा। वह बहुत ही हैंडसम पुलिस ऑफिसर था। मेरी नज़र बार बार उस पर पड़ रही थी। मेरे दिल में यह ख्याल आया, अगर ऐसा इज्जतदार पुलिस वाला किसी औरत की जिंदगी में शामिल हो जाए तो वह कितनी भाग्यशाली होगी। एक पुलिस वाले पति के साथ तो औरत बहुत ही सुरक्षित होती है, लेकिन मैं तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं थी। हर महफिल में न जाने कितने मर्द मेरे साथ ऐसा कुछ कर जाते जिसे बताते हुए भी मुझे शर्म आती है। मैं महफिल में पहुंची तो मुझे देखकर हर कोई तालियां बजाने लगा। हर तरफ से सीटियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। खूब जोर शोर से गाने चलाए गए और फिर मेरे नाचने से वहाँ मौजूद एक एक इंसान झूमने लगा। लेकिन अगर कोई इंसान चुप था तो वह पुलिस ऑफिसर, जो काफ़ी दूर खड़ा बस मुझे ही देख रहा था। लेकिन नहीं उसके चेहरे पर कोई खुशी थी और न ही कोई जोश। वह बिल्कुल खामोश था और जिस तरह से वह मुझे देख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। नाचते नाचते भी मैंने उसकी तरफ देखा और दिल में उसके लिए इज्जत बढ़ गई। वाकई वह बहुत शरीफ और अच्छा इंसान था। शायद वह अपनी ड्यूटी की वजह से वहाँ मौजूद था, क्योंकि यह कमिश्नर की बेटी की शादी थी, इसलिए वह इस सब का हिस्सा था। ऐसे ही सुबह हो गई और फिर जब वह मुझे छोड़ने के लिए मेरे घर तक आया तो मुझे उतारते हुए कहने लगा, आप बहुत खूबसूरत है, आपको ये सब शोभा नहीं देता। उसकी बात सुनकर मैंने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया और कहा, इसके सिवा मुझे न तो कोई काम आता है और न ही दुनिया कोई काम करने देती है। मैं घर में दाखिल हो गई और वह वापस चला गया। मेरे दिल और दिमाग में उसकी परछाई बैठ गई। मैं सोच रही थी कि क्या पता अब मैं उसे कभी देख भी पाऊंगी या नहीं। फिर अगली शाम मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने देखा कि फूलों के गुलदस्ते के साथ कीमती उपहार रखा था। मैं हैरान हुई कि वह किसने भेजा। जब खोलकर देखा तो उसमें एक कार्ड था। कार्ड हिंदी में लिखा था, इसलिए मैं थोड़ा बहुत पढ़ सकती थी। उसमें लिखा था, ये चीज़ आप पर शोभा नहीं देती, लेकिन महफिल में नहीं, तन्हाई में मेरी आंखें अपने आप भर आई। इन शब्दों ने मुझे ये समझा दिया था कि ये उपहार किसने भेजा है। मेरा दिल खुशी से खिल उठा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बंजर जिंदगी में बाहर आ गई हो। मैंने देखा तो वह पायल थी। मैंने जल्दी से उसे अपने पैरों में पहन लिया। काश ये इंसान मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाता और हमेशा के लिए मुझे अपना लेता। मैंने दिल से यही प्रार्थना की। शायद वह प्रार्थना कबूल होने का पल था, क्योंकि उस दिन के बाद ऐसे ही उपहार आने शुरू हो गए और फिर एक दिन वह खुद चला आया। उसे देखकर मेरी खुशी की सीमा न रही। हम दोनों की मुलाकातों का न रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया। वह चाहता था कि मैं इज्जत की जिंदगी गुजारूं और इस नाच गाने से निकल आऊं। मैं भी यही चाहती थी, इसलिए मैंने उससे शादी की बात की और वह शादी के लिए तैयार हो गया। मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या हो सकता था कि मुझे हमेशा के लिए सुरक्षा मिलने वाली थी। और फिर एक दिन उसने चुपके से मुझसे शादी कर ली। अब मैं उसके घर जाना चाहती थी और इज्जत की ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। उसने कहा कि वह अगले ही दिन मुझे अपने साथ ले जाएगा। मैंने अपना सारा घर लॉक किया, कुछ ज़रूरी सामान बांधा और उसका इंतज़ार करने लगी। रात के अंधेरे में वह मुझे लेने के लिए आ गया। वह मुझे लेकर एक बहुत दूर दराज इलाके में पहुंचा। वहाँ एक छोटा सा घर था। मैं उसके अंदर दाखिल हुई तो कुछ हैरान रह गई, क्योंकि वहाँ कई सारी लेडी पुलिस बैठी थी। घर के अंदर लेडी पुलिस को देखकर मैं दंग रह गई।
मेरा पति तो मेरे पीछे अंदर ही नहीं आया था। वह गाड़ी लॉक करने के लिए रुका था। वह पुलिस वाली औरतें मुझे जबरदस्ती कमरे में ले गई और फिर मेरी जान निकल गई। मेरी चीख से सारा घर गूंज उठा। मैंने पूरे 2 घंटे तकलीफ में गुजारे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैंने तो अपनी खुशी से अपने आप को सुरक्षा देने के लिए पीयूष से शादी की थी, लेकिन न जाने वह कहाँ चला गया था। उसने मुझे इन औरतों के सहारे छोड़ दिया था। औरतें मुझे टॉर्चर कर रही थी और मुझसे ऐसे सवाल पूछ रही थी जिनके जवाब मेरे पास नहीं थे। मैं उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रही थी। फिर उसमें से एक लेडी इंस्पेक्टर ने किसी को फोन मिलाया और कहने लगी, पीयूष, ये लड़की इतनी सीधी नहीं है। तुम इसे मासूम कह रहे थे। ये जुबान खोलने को तैयार नहीं है। हम इस पर इतना टॉर्चर कर चुके हैं। अब तुम आकर इसकी जुबान खुद खुलवाओ। उस औरत के मुंह से पीयूष का नाम सुनकर मेरा माथा ठनका। मैं सोचने लगी, आखिर पीयूष मुझसे क्या चाहता है। उसने मुझसे शादी क्यों की। मुझे तो लगा कि वह मुझसे प्यार करता है, इसलिए शादी की। मगर अब समझ आ रहा था कि असल बात कुछ और थी। पिछले 2 घंटे से वे औरतें मुझसे जिस तरह से सवाल कर रही थी, उनका जवाब मुझे मालूम ही नहीं था। और अगर पीयूष भी यही जानना चाहता था तो मैं उसे भी कुछ नहीं बता सकती थी। कुछ देर गुजरी, कमरे का दरवाजा खुला। पीयूष अंदर दाखिल हुआ और उसने उन औरतों को बाहर जाने का इशारा किया। वे 6 की 6 औरतें बाहर निकल गई। पीयूष मेरे पास आकर बैठा और कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहता। अगर तुम इन औरतों को सीधी तरह सब बता देगी तो तुम्हें इतना टॉर्चर बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता, इसलिए यहाँ से चला गया था। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी जिद्दी निकलोगी कि इनके किसी सवाल का जवाब ही नहीं दोगी। मैंने रोते हुए कहा, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। शादी के नाम पर तुमने मुझे इन औरतों के हवाले कर दिया। ये क्या पूछना चाहती है, मुझे सच में नहीं पता। मुझे नहीं मालूम कि वह कौन सा राज है जिसे ये मुझसे उगलवाना चाहती है। मैं तो इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहती थी, इसलिए तुम्हारे प्यार में खुद को तबाह कर बैठी। लेकिन तुमसे अच्छे तो वे मर्द है जो मुझे पैसे देकर नाचने को बुलाते हैं। कम से कम वे मेरा भरोसा तो नहीं तोड़ते। मेरी बात सुनकर पीयूष कुछ पलों के लिए चुप हो गया। उसने मेरे जख्मों से निकलते हुए खून को अपने हाथ में पकड़े रुमाल से पोंछा और कहने लगा, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन अपने फर्ज और जिम्मेदारियों की वजह से मजबूर हूँ। मुझे तुम्हारे पीछे इसलिए लगाया गया था ताकि मैं तुमसे वह राज हासिल कर सकूं, जो राज तुम्हारी माँ ने मरने से पहले हमें नहीं बताया। लेकिन तुम भी अपनी माँ की तरह ही पक्की निकली। मैंने पीयूष से कहा, मुझे सच में नहीं मालूम कि तुम लोग किस फाइल की बात कर रहे हो। ना मैंने कभी अपनी माँ के पास कोई लाल रंग की फाइल देखी और न ही मैं और मेरी माँ पढ़े लिखे थे कि हम किसी के घर से कोई फाइल क्यों चुराते। पता नहीं क्यों तुम लोग हम पर इल्जाम लगा रहे हो। हम नाचने वाले जरूर है मगर चोर नहीं। मेरी बात सुनकर पीयूष हंसा और कहने लगा, तुम्हारी माँ इतनी सीधी नहीं थी जितना तुम कह रही हो। वह बहुत ही शातिर थी। बड़े बड़े लोगों के घरों से नाचने जाती थी और उनकी कमजोरियों को अपनी मुट्ठी में दबा लेती थी। ऐसे ही एक बार उसने मंत्री के घर से एक बहुत अहम फाइल चुरा ली थी। शादी के घर में कोई उस पर नजर नहीं रख सका और वह इतनी अहम फाइल लेकर भाग निकली। उस फाइल में बहुत ही महत्वपूर्ण और गुप्त सरकारी दस्तावेज थे। अगर वह फाइल नहीं मिली तो बहुत बड़ी मुसीबत होगी, इसलिए हम वह फाइल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन मैं तुम्हें लेने तुम्हारे घर आया था
उस दिन मुझे पता चला कि तुम सितारा की बेटी हो, इसलिए मैंने जानबूझकर तुमसे मोहब्बत का ढोंग रचाया ताकि बातों बातों में तुमसे फाइल के बारे में जान सकूं। मैंने बहुत बार तुमसे पूछना चाहा, लेकिन तुम हर बार ही बात को खत्म कर देती, इसलिए मैंने तुमसे शादी कर ली ताकि मैं तुमसे राज उगलवा सकूं। लेकिन अब ऊपर से दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हमें फाइल के बारे में फौरन जानना जरूरी है, इसलिए मैंने तुम्हें इन लेडी पुलिस ऑफिसर के हवाले कर दिया। अगर इन्हें हमारी शादी का पता न होता तो ये तुम पर इससे भी ज़्यादा टॉर्चर करती और ये राज उगलवा लेती। अब तुम खुद मुझे बता दो कि वह लाल फाइल कहाँ है, ताकि तुम्हारी जान छूट जाए और मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊं। पीयूष ने बहुत मोहब्बत से मेरे गालों पर हाथ फेरा और मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। मुझे सच में किसी फाइल के बारे में मालूम ही नहीं था, तो मैं उसे क्या बताती। मुझे तो यही नहीं पता कि मेरी माँ ऐसी भी कोई हरकत करती है। मैंने तो कभी उसे कोई सामान घर लाते नहीं देखा था। पीयूष के हर बार पूछने पर मैंने उसे यही जवाब दिया तो वह बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया और उसने मेरे मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और कहने लगा, अगर तुमने ये राज ना बताया तो मुझे तुम्हें तलाक देना होगा और फिर तुम जेल की सलाखों के पीछे होगी। ये सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, इस डर से कि कहीं वह मुझे तलाक ना दे दे। मैंने झूठ कह दिया कि मुझे उस फाइल का पता है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर चमक आ गई। मैंने उसे कहा, मेरी माँ ने वह फाइल चुराई जरूर थी, लेकिन वह उस फाइल को घर नहीं लाई थी, बल्कि उसने रास्ते में ही वह फाइल किसी को दे दी थी। वह कौन था और मेरी माँ ने ऐसा क्यों किया था, ये मैं नहीं जानती। मैंने पूरी तरह झूठ कहकर अपनी जान बचाई थी ताकि मेरा रिश्ता बच जाए। मैं उस नाच गाने वाले माहौल में दोबारा नहीं जाना चाहती थी। लोगों की नज़रें अब मुझे बर्दाश्त नहीं होती थी। मैं पीयूष के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहती थी। मेरे मुंह से यह सब सुनने के बाद पीयूष ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने घर ले गया, अपनी माँ से मिलवाया और इज्जत की ज़िंदगी गुजारने लगी। मेरे ससुराल वालों को नहीं मालूम था कि पीयूष मुझे कहाँ से लाया है और मैं क्या काम करती थी। मेरी और पीयूष की शादी को 1 महीना ही गुजरा था कि एक दिन मैं अपना घर पूरी तरह खाली करने के लिए गई, क्योंकि मकान मालिक चाहता था कि मैं घर की चाबी उसे वापस कर दूं। वह घर किसी नए किराएदार को देना चाहता था। मैं घर पहुंची तो सारा घर उल्टा पुल्टा पड़ा था। मैं जानती थी कि ये काम पीयूष या उसके साथियों का ही है, इसलिए खामोशी से अपना जरूरी सामान समेटने लगी। अपनी माँ की यादों को एक जगह इकट्ठा करते हुए अचानक ही मुझे अपनी माँ की एक बात याद आ गई। मेरी माँ ने मरते समय मेरा हाथ पकड़कर रोते हुए मुझसे कहा था, जिंदगी में मैंने बहुत गलत किया है, लेकिन अब मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ और इसलिए मैंने एक बहुत कीमती चीज़ हासिल की है, जिसकी वजह से मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। उस वक्त माँ की वह बात मुझे समझ नहीं आई थी, लेकिन आज माँ के सामान को समेटते हुए अचानक ये बात मेरे दिमाग में आई कि माँ कहीं उस फाइल के बारे में तो बात नहीं कर रही थी। उस फाइल में ऐसा क्या था कि माँ के सारे पाप धुल जाते, क्योंकि एक फाइल को हासिल करने के लिए मिनिस्टर साहब ने पूरी पुलिस फोर्स को मेरे पीछे लगाया था। यही सब सोचते सोचते मैंने माँ का जरूरी सामान बांध लिया और बाकी सब कुछ उसी वक्त कबाड़ वाले को बुलाकर बेच दिया। घर पूरी तरह से खाली हो गया था। मेरी माँ मुझसे हमेशा कहती थी, अगर तुम्हें कभी भी मेरी याद आए तो अपने पिता की फोटो को सीने से लगा लेना। मैंने दीवार पर लगी
पिताजी की फोटो पर नज़र डाली तो सालों से एक ही जगह टंगी थी। मैंने कभी पिताजी की फोटो को सीने से नहीं लगाया था, क्योंकि मुझे अपने पिता से बिल्कुल प्यार नहीं था। मैंने तो कभी उन्हें देखा भी नहीं था, लेकिन आज माँ की बहुत याद सता रही थी, इसलिए मैंने वह फोटो उतार कर अपने सीने से लगा लिया। उसी वक्त मैं हैरान रह गई, क्योंकि उस फोटो के पिछले हिस्से में कुछ कागजात लगे हुए थे। फाइल तो नहीं थी, लेकिन कुछ कागज थे। मैंने जल्दी से वह सारे कागज छुपा लिए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सब लोग मिलकर यही ढूंढ रहे हैं। मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, बस थोड़ी बहुत हिंदी ही आती थी, मगर इन कागजों में अंग्रेजी में लिखा था। लेकिन मुझे जानना था कि इन पर क्या लिखा था, इसलिए मैं खामोशी से अपने घर से निकली, ताला लगाया और अपनी पुरानी दोस्त के घर पहुंची, जो बहुत पहले मेरे साथ स्कूल में पढ़ा करती थी। कभी कभार वह मुझसे मिल लिया करती थी, लेकिन अपने घर वालों के डर से उसने मुझसे कोई गहरा संबंध नहीं बनाया था। इत्तेफाक था कि उस वक्त घर पर कोई मौजूद नहीं था, वह अकेली ही थी। मुझे देखकर बड़ी खुश हुई। उसे मेरी शादी की खबर मिल चुकी थी। मैंने जल्दी से उसे वह कागज दिखाए और कहा कि मुझे पढ़कर बताओ, इस पर क्या लिखा है। मेरे कहने पर उसने तेज आवाज में पढ़ना शुरू किया और मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। उस कागजों में मिनिस्टर के सारे काले कारनामों की गठरी थी। अपनी पोस्ट का फायदा उठाकर मिनिस्टर लड़कियों का कारोबार कर रहा था। इस बात की खबर मेरी माँ को हो गई थी। मेरी माँ ने वह फाइल चुरा ली थी, जिस पर सारी बातें लिखी थी कि लड़कियों को कब कहाँ से अगवा करके कहाँ पहुँचाया गया था। मेरी माँ अपने नाचने के काम को पसंद नहीं करती थी, लेकिन बहुत मजबूरी में वह ये काम कर रही थी। और जब उसे ये लगा कि वह कुछ ही दिनों की मेहमान है, तो अपने पापों को धोने के लिए उसे ये रास्ता नजर आया और उसने फाइल चुरा ली ताकि पुलिस के हवाले कर सके। लेकिन इससे पहले कि वह इस दुनिया से चली गई, और अब मैं जान गई कि अगर ये फाइल पुलिस वालों को मिल गई तो भी कोई मिनिस्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ कानून सच में अंधा था। गुनहगार को सजा नहीं मिलती थी और बेगुनाह को जेल से निकालना मुश्किल था। मैंने बहुत सोच समझकर अपनी दोस्त की मदद से इन तमाम कागजातों की वीडियो बनाई और इसे सोशल मीडिया पर डाल दी। और फिर वह फाइल लेकर मैं अपने पति के पास गई। पीयूष मुझे देखकर कहने लगा, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने वह फाइल उनके हाथ में पकड़ाई और उनसे कहा, आप जिस चीज का पता मुझसे पूछ रहे थे वह ये है। अब अगर आप सच में ही ईमानदार है तो मिनिस्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करें। यह सब पढ़कर पीयूष भी शॉक्ड रह गए। उन्हें यही बताया गया कि ये बहुत अहम कागजात है और इन्हें खोलने की भी अनुमति नहीं है। लेकिन जब मैंने उन्हें सब कुछ बताया तो उन्होंने सारे कागजात खुद चेक किए। उन्होंने मिनिस्टर साहब के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कर दी। अब आगे इस मामले में क्या होगा क्या नहीं, ये हम दोनों ही जानते हैं। पीयूष पर ऊपर से प्रेशर है कि इस मामले को दबा दिया जाए, लेकिन वह ईमानदार से अब तक अपने फैसले पर डटे हुए थे। मगर उन्हें कब तक अपने पैरों पर खड़ा रहने दिया जाएगा, ये मैं भी नहीं जानती। हमारे मुल्क में ईमानदारी से नौकरी करना इस कदर मुश्किल बना दिया गया है कि अगर कोई इंसान सही रास्ते पर चलना भी चाहे तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। शायद इसलिए मुल्क में ना ही चैन शांति रही और ना ही इंसाफ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और मेरी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।